जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क्स 2025 जिसके प्रीलिम्स के जो एडमिट कार्ड हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। आप लोगों के अलग अलग डेट पर एग्जाम है। नोटिफिकेशन की वीडियो बनाने के बाद मैं आप लोगों को कुछ भी गाइडेंस नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, लेकिन फिर भी अभी जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स है और इस बार की वैकेंसी बहुत ज्यादा है। खास करके हम जो एक्स सर्विसमैन हैं हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वैकेंसी जो ज्यादा है तो उससे आप लास्ट के 2 साल का भी अगर ट्रेंड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। आप चाहे किसी भी स्टेट से एग्जाम दें, प्रीलिम्स आपका अगर थोड़ी सी भी तैयारी है तो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन एसबीआई में जो सबसे बड़ी जो एक टफ चीज है वो है एसबीआई का मेंस एग्जाम। यानी कि एसबीआई का जो एक मिनिमम जो एक नंबर यानी कि मार्क्स का जो एक क्राइटेरिया है 60 नंबर कम से कम आपको लाने ही है। पिछली बार भी ऐसा ही बहुत सारी जगह हुआ था जो कि जैसे कि दिल्ली और यूपी ये जो स्टेट है जो कि पहले कट ऑफ काफी ज्यादा जाती थी प्रीलिम्स की, लेकिन लास्ट 2 साल से वैकेंसी अच्छी आ रही है तो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो काफी कम गई थी। ये समझिए कि आप 40 नंबर से कम कट ऑफ कभी भी नहीं रहती है, वो कट ऑफ गई थी और बहुत सारे लोगों का हुआ था, हमारे साथियों का। बहुत सारे लोग उसमें से आप ही होंगे जो इस बार फिर से एग्जाम दे रहे होंगे मेंस, तो आप तो अच्छे से जानते हैं। और जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये एक सलाह है मेरी ओर से कि प्रीलिम्स के बारे में बिल्कुल ना सोचें। आपको मेन टारगेट रखना है मेंस का। तो वो सब कैसे रखना है, अभी तो ओनली प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आए हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी बताऊंगा या एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप मेंस के लिए फोकस कर पाएंगे और प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले छोटी कुछ बातें कर लेते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो वहां पर एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपकी जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 है। यानी कि आपको क्वेश्चंस को देख कर ही टिक करना है जो आपको पता हो अच्छे से, ठीक है। बाकी एसबीआई का जो प्रीलिम्स है उसमें 3 सेक्शन आएंगे जैसे कि हमेशा आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल यानी कि ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग। और इसमें भी एक चीज याद रखने वाली बात है कि काफी बार क्या होता है हम जो मॉक देते हैं घर पे उसमें स्टार्टिंग होती है इंग्लिश से और ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही होता है वहां पर पहले इंग्लिश आएगी, कोई बोलता है पहले मैथ आएगा। अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और वो अलग अलग तरीके से आपको दिखाए जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो बहुत ही ध्यान से बैठें। कोई सा भी सेक्शन पहले ओपन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो। एसबीआई में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ होती नहीं है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी ओवरऑल आएंगे मार्क्स, तो इसीलिए सेक्शन कट ऑफ के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इसमें बस आपको कोई भी सेक्शन ओपन हो उसको ध्यान से देखें। आपका टाइम सेक्शन वाइज रहेगा जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है। टोटल मार्क्स अगर 30 नंबर है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है और ड्यूरेशन 20 मिनट यानी कि तीनों सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट के बाद वो सेक्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए सेक्शन वाइज टाइमिंग तो है लेकिन सेक्शन की कट ऑफ नहीं है, ना ही मेंस में ना ही प्रीलिम्स में। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं तुक्के मार दूं। प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार भी पिछली बार की तरह, क्योंकि इस बार तो वैकेंसी पिछली बार से भी ज्यादा है। तो कोशिश कीजिए आपको जो आए यानी कि मैथ और रीजनिंग इस पर फोकस इतना रखिए, इस पर इतनी अच्छी प्रैक्टिस रखिए। मैंने 1-2 वीडियो पहले बनाए थे आरआरबी वाले, बस वही स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। अभी भी ज्यादा दिन नहीं, अभी लेट हुआ है। अगर आप मैथ और रीजनिंग में मिनिमम 25-25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, आप इन दोनों से ही पास हो जाएंगे। तो इसीलिए जो भी सेक्शन आपके सामने ओपन हो उस पर फोकस करें उस टाइम पर 20 मिनट। उसके बाद जब अगला ओपन हो तो उस पर फोकस करें। पहला ही अगर आपका एक सेक्शन बिगड़ गया है तो अगले के बारे में ना सोचें, तो ये और बिगड़ जाएगा, ठीक है। और जब आप एग्जाम दें तो पूरे के पूरे कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम दें, एग्जाम अच्छा होगा। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो प्रीलिम्स आपका 100% निकलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से दें। माना कि 2-4 स्टेट ऐसे हैं जैसे कि हरियाणा है आजकल जिसकी कट ऑफ हर एक एग्जाम में बहुत हाई जा रही है, लेकिन फिर भी एसबीआई की कट ऑफ जो है वो इतनी ऊपर नहीं जाएगी जितनी की आरआरबी और आईबीपीएस की जा रही है। तो आप बड़ी आसानी से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग से तो रीजनिंग में जैसे लॉजिकल रीजनिंग या फिर मैं अपनी भाषा में समझाऊं जैसे कि हम तैयारी करते हैं, आपको 2 पार्ट में रीजनिंग मिलेगी 35 क्वेश्चन। एक पार्ट रहेगा मिसलेनियस का और एक पार्ट रहेगा आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का। तो उसमें से जैसे 35 में से लगभग 17 नंबर या 18 नंबर के आती है मिसलेनियस। उसमें आपको क्या मिलेंगे जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाएगी, कोडिंग जो इनइक्वालिटीज कोडेड वाले नहीं सादा इनइक्वालिटीज आएंगे,
और जैसे कि आपका सिलोजिज्म आएगा, और जो कुछ ऐसी चीजें जो हम नॉर्मल मिसलेनियस में लेके चलते हैं ना, ब्लड रिलेशन हो गया, ये कोडिंग डिकोडिंग, ये सब चीजें आपको 17 नंबर में मिल जाएंगी। और दूसरा जो पार्ट है एक तरीके से, उसमें आपके आएंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। तो याद रखिए, इनको हमेशा करने का एक ही तरीका है। जब भी जो मैं तरीका अपनाता हूं और मुझे काफी अच्छा लगा, आप लोग चाहें तो ऐसे ही करें और ऐसे ही प्रैक्टिस मॉक में करें। सबसे अच्छी बात याद रखने वाली यह है कि जिस तरीके से आप मॉक लगा रहे हैं वही तरीका एग्जाम में अपनाएं। कोई भी तरीके को बदले ना। जैसे आप घर पे मॉक लगाते हैं, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चन आप पहले उठाते हैं, कोई कोई क्या करता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाता है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। कोई कोई क्या करता है कि पहले मिसलेनियस को करता है, बाद में पजल देखता है, और कोई कोई पजल पहले करता है और मिसलेनियस बाद में करता है। तो जैसा आपकी स्ट्रेटजी है, आप जैसे मॉक दे रहे हैं वो कीजिए। बाकी मैं जो तरीका अपनाता हूं वो ये है, रीजनिंग में पहले मैं करता हूं मिसलेनियस। इसलिए करता हूं कि गलती से अगर पजल मैंने उठा ली और पजल वही टफ निकल गई तो मेरा टाइम भी खराब हो जाएगा और अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले मिसलेनियस उठाता हूं। पजल जैसे ही पजल का मान लीजिए स्टार्टिंग में पजल का क्वेश्चन सामने आया तो उसको मैंने मार्क कर लिया पहला क्वेश्चन, बाकी मैंने नेक्स्ट 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 कर दिए। फिर जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग आई, उसको मैंने 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो 5 मेरे अटेम्प्ट हो गए 2-4 मिनट में। उसके बाद आगे आया, फिर से कोई सिटिंग अरेंजमेंट आई तो उसका पहला क्वेश्चन को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और बाकी क्वेश्चंस को छोड़ दिया नेक्स्ट करके। और फिर मेरे सामने अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई तो उसके क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं उनको कर दिया, फिर ब्लड रिलेशन को कर दिया। तो ऐसे करते करते मान लीजिए आपके 20 में से 10 या 12 मिनट के अंदर अंदर आपके 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हो जाते हैं। अटेम्प्ट आपके अच्छे खासे हो गए पास होने के लायक। फिर आप उठाइए पजल या सिटिंग अरेंजमेंट, और उसमें से भी अगर आपने प्रैक्टिस की है घर पे तो आप समझ जाएंगे कौन सी पजल जो है फंसने लायक है, किसमें सिचुएशन कम, कंडीशंस बहुत कम है, उसको पहले उठाएं। और हम एज ए एक्स सर्विसमैन कोशिश यही रखो कि आपको 35 में से 35 हर हाल में नहीं करने हैं। अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कम से कम 25 का टारगेट लेके चलो, और बाकी और ज्यादा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप टोटल के चक्कर में रहेंगे और सोचेंगे नहीं नहीं इसको छोड़ देते हैं आगे करते हैं, तो शायद हो सकता है कि आप 20 ही कर पाए, 18 कर पाए। ठीक है, इस तरीके से मैं रीजनिंग करता हूं, तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। सेम ऐसी प्रैक्टिस करिए पहले घर पे, क्योंकि आपको स्पीड बनानी है। उसके बाद मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला ओपन होता है सेक्शन, तो सेम उसमें भी 2 पार्ट में मानता हूं अपनी तरह से लेकर चलता हूं अपने दिमाग में। एक पार्ट हो गया पूरा अर्थमेटिक और एक पार्ट हो गया अदर। अदर में जैसे कि सिंप्लीफिकेशन आपको लगभग 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा आपको नंबर सीरीज मिलेगी, कोई एक रॉन्ग नंबर या फिर जैसे कि दूसरी वाली मिक्स वाली, या फिर आपको ये हो सकता है कि इनमें से कोई एक ही नंबर सीरीज मिले। ठीक है, और उसके अलावा जैसे कि जो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो टोटल आपको लगभग 20 से 22 क्वेश्चन मिलते हैं मिसलेनियस पार्ट के। और उसके अलावा वो बचे 12, 13, 14 क्वेश्चन वो मिलेंगे आपको अर्थमेटिक के। तो मैं क्या करता हूं, इसमें पहले सिंप्लीफिकेशन करता हूं, चाहे वो सबसे आखिरी में हो चाहे वो सबसे शुरुआत में। और वही तरीका है, जो क्वेश्चन मुझे बाद में करने हैं और मुझे पता है, जैसे कि हमारी डीआई, तो डीआई का पहला क्वेश्चन मार्क किया और नेक्स्ट कर दिया। उसके अलावा फिर शुरू करता हूं मैं सिंप्लीफिकेशन, उसके अलावा नंबर सीरीज। तो 10 या 12 मिनट के अंदर अंदर मेरे 20 कम से कम अटेम्प्ट हो जाते हैं। और उसके बाद डीआई कर दिया तो 25 से ऊपर निकल गया। अगर टाइम बचता है तो आगे अर्थमेटिक किया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा तरीका है, जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे करें। बहुत से लोग हमारे में ऐसे हैं जो 35-35 भी करेंगे, तो वो अपने अपने प्रैक्टिस के ऊपर है। और सेम चीज आती है इंग्लिश में। तो इंग्लिश का जो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया तैयारी करने का, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और अभी आप ग्रामर पढ़ें चाहे कुछ भी पढ़ें, अब तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जो हमारा बेसिक है। तो इसीलिए इंग्लिश के लिए जैसे आप मॉक देने की जगह पर सबसे अच्छा है, जैसे क्लोज टेस्ट हुआ, पैराजंबल हुए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, इनके बहुत सारे क्वेश्चन घर पे लगाए बैठ के। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए हैं। बायजूस का जो एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहते हैं, बैठे बैठे आप लगाते रहो जब भी बोर होते हो मैथ और रीजनिंग से। तो उस तरीके से क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा एक तरीके से कि इसमें जैसे मान लीजिए हम करते हैं पैराजंबल, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ये वाला सेंटेंस सही है, तो आप ये ना बता पाएंगे कि क्या गलती है, बट आपको एक फील होने लगेगा कि गलती है कुछ। तो कम से कम ये है कि आप एग्जाम के टाइप में आप आंसर निकाल लेंगे, एटलीस्ट आप एक अच्छा एक स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। मान लीजिए 30 में से 30 ना कर पाएंगे तो 30 में से 20 तक पहुंच जाएंगे प्रैक्टिस के बेसिस पे। ये तो बात हो गई एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की, और आप मान लीजिए इसमें हो चुके हैं पास। फिर आपका आएगा मेंस। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एसबीआई में जो प्रीलिम्स है और मेंस है, यानी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट और मेंस का जो एग्जाम है उसमें बहुत कम गैप रहता है, मैक्सिमम रहता है तो 15 दिन का।
अगर इसीलिए आप ये सोच के चलिए, अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी है तो आपका प्रीलिम्स हो चुका है और आप मेंस को फोकस करें, और अभी से ही फोकस करें। अब टाइम वैसे ही कम बचा हुआ है, फोकस तो आपको तब से ही करना था जब से आपके फॉर्म्स आए थे, है ना। तो ये है मेंस का एग्जाम पैटर्न। टोटल इसमें 190 क्वेश्चन मिलेंगे 200 नंबर के। इसमें 4 सेक्शन रहेंगे। पहला रहेगा इंग्लिश, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे 35 मिनट में। उसके बाद मैथमेटिक्स, जिसमें कि 45 मिनट में 50 क्वेश्चन। रीजनिंग में 45 मिनट में 50 क्वेश्चन, और ये मार्क्स अलग है ना, रीजनिंग में 60 मार्क्स का है, बाकी में सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। और सेम ये आता है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि जैसे हम करंट अफेयर्स जीए बोलते हैं, 35 मिनट में 50 क्वेश्चन। सभी सेक्शन अलग अलग ओपन होंगे, और इसमें भी ज्यादातर इसी सीरीज में ओपन होते हैं, पहले इंग्लिश, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर जीए। बट हो सकता है चेंज भी हो जाए, तो कुछ पता नहीं है। टोटल 2 घंटे 40 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा, और यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा काम आएगी। तो दोस्तों, मेंस की तैयारी के लिए जो टिप्स हैं उसे आप गांठ बांध लें, और बहुत ही अच्छे टिप्स रहेंगे, आपको पक्का काम आएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप खुद ही, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो खुद ही जैसे रिफाइन करें। मान लीजिए पहले हम बात करेंगे 2 चीज की, मैथ और रीजनिंग की। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ में आप जैसे देखें, सिलेबस को ध्यान से देखें, सिंप्लीफिकेशन आपके प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। नंबर सीरीज प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। यानी कि आप अगर देखेंगे तो लगभग सेम चीजें हैं जो प्रीलिम्स में है और मेंस में है। बस एक चीज है जो बदलती है, यहाँ पर नहीं लिखी है, वो है इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट वाला जो एक सॉरी, वो तो रीजनिंग में है। बाकी मैथ में ये सब चीजें सेम रहती है ना। अब इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको अगर 60 नंबर की स्ट्रेटजी इसमें बता रहा हूं, अटेम्प्ट आपके बहुत ज्यादा होंगे इसमें, मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि इंग्लिश और जीए ये दो पार्ट हैं, ये अटेम्प्ट को बढ़ाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो अटेम्प्ट आपके मार्क्स बन पाए। इसीलिए मैथ और रीजनिंग जो पार्ट है, इसमें आप वही क्वेश्चन कर पाएंगे जो आपको आते हैं, और वो सही भी होंगे। तो इसीलिए ये जो पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी के बारे में बाद में बात करेंगे, और डाटा इंटरप्रिटेशन है डीआई, और ये क्वाड्रेटिक। ये जो 4 चीजें हैं ना, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई और क्वाड, इन 4 जो टॉपिक हैं, इनको आप बहुत मजबूत कर लें। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से पक्का 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे उस लेवल के कि जो सिंप्लीफिकेशन आप 10 सेकंड में कर रहे हैं प्रीलिम्स का, यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन करने में आपको 2-2 मिनट लग जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मेंस का मॉक टेस्ट उठाइए, उसको बिना टाइमिंग, यानी पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें जाकर देखिए बिना टाइमिंग के, उसमें उसके जो क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन जो दिए होंगे बड़े बड़े, उनको आप लगाइए। उसमें आपको करना क्या है, इसमें बड़े बड़े कुछ नहीं आएंगे, आते नॉर्मल ही हैं, बस इसमें क्या है, डेसिमल में बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, और इसके आंसर जो है वो भी राउंड फिगर में ना होकर डेसिमल में ही होते हैं। तो वो चीजें आपको पकड़नी है, यानी कि आपको वहां पे शॉर्टकट नहीं करना है, आपको डेसिमल में ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। आंसर आपका डेसिमल में आएगा। इस तरीके से आपका सिंप्लीफिकेशन, अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। नंबर सीरीज बहुत टफ आती है इसमें, तो उसको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, 2 या 3 नंबर की ही आएगी। और क्वाड्रेटिक ये आएंगे आपके 2 या 3 नंबर के, और ये भी बहुत टफ आते हैं, जो कि बीच में आपने रूट स्क्वायर वाले आते हैं ना, जो रूट वाले, वो सब आते हैं। तो ये टफ क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करनी है इन 3 में। तो लगभग आपके 8 से 9 नंबर फिक्स हो जाएंगे। फिर बात आती है सबसे मेन चीज है, वो है डीआई। डीआई कम से कम 4 मिलेंगी आपको, और एक श्योर चीज है कि उसमें 4 में से 2 डीआई बहुत इजी रहती हैं। बस उनमें होगा क्या, कैलकुलेशन, सेम जो सिंप्लीफिकेशन की तरह कैलकुलेशन बहुत हैवी रहती है, आपको टाइम लगेगा। टाइम आराम से दीजिए, बहुत टाइम मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं, मैक्सिमम का ट्राई कीजिए। मैथ और रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट करके आए। अगर आप 20-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और मान लीजिए कितनी भी खराब या बुरी किस्मत है और आपके 5-5 नंबर भी कट हो गए, तो 15 और 15 30 नंबर आपके यहां से फिक्स होने चाहिए कम से कम, ये श्योर नंबर होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका, जब रही बात डाटा सफिशिएंसी की, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको डाटा सफिशिएंसी करने होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इन्हें जरूर कीजिए। और आपको जब लगने लगे आपके क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हैं 80% तक मॉक वगैरह में, तभी आप इनको करके आए, अदरवाइज ना करें। बाकी का जो पार्ट है, जो ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये सब है अर्थमेटिक। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो इनको बाद में देखना। आपका अर्थमेटिक का जो भी टॉपिक अच्छा है उसको पकड़ लेना, और उसको छोड़ना नहीं, अच्छे से करना, निकलेगा ये 5 नहीं तो 10 मिनट में निकलेगा क्वेश्चन आपका, बट निकलेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक एक नंबर खींच सकते हैं, और तब जाकर के आप मैक्सिमम 20-22 तक पहुंच जाए, तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि ये एक जनरल कैंडिडेट के बारे में बता रहा हूं मैं,
तो आप एक सर्विसमैन है, 20 तक आएंगे तो बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में दोस्तों क्या होता है, बाकी के बाकी सभी टॉपिक जो हैं वो सब प्रीलिम्स वाले ही हैं, बस इनमें भी वही चीज आपको मैटर करेगी कि इनको टफ लेवल पे आपको करना है। बस दो एक टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे कि मशीन आउटपुट इनपुट, ये जो देख रहे हैं ये श्योर आता है, ये क्वेश्चन कम से कम 5 या 6 नंबर का 6 क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको तैयारी डेली कम से कम एक प्रीलिम्स देने के बाद आप डेली कम से कम एक मशीन आउटपुट इनपुट जरूर सॉल्व कीजिए, ये पक्का आएगा। उसके अलावा इनइक्वालिटी है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है, सिलोजिज्म भी थोड़ा टफ हो जाता है, बट यही आपको नंबर देंगे। ब्लड रिलेशन भी आएगा लेकिन बहुत टफ आएगा, लेकिन आपको जो नंबर है और एक कोडिंग डिकोडिंग आएगी वो चाइनीज टाइप की आती है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसे ही कर करके आपको एक एक दो दो नंबर करके आपको 15 से लेके 20 तक नंबर कम से कम एकदम श्योर वाले हैं जो आपको करने हैं। तो आपके जो मार्क्स हैं वो इन दोनों को मिला के एटलीस्ट 30 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का दोस्तों क्या है, इंग्लिश में एक ही सेक्शन है जो आपको श्योरली नंबर देगा, और वो है आपका ये वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो आपको करना क्या है कि बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन बड़े बड़े वाले, इसमें क्या है आपका जो पैराग्राफ है वो इतना बड़ा नहीं आता है मेंस में, इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो आपको करना क्या है, थोड़े से टफ वाले कॉम्प्रिहेंशन, जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए उसके बाद की चीजें बता रहा हूं मैं आपको। कॉम्प्रिहेंशन को स्पीड पढ़ने की पहले आदत डालनी है, जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी मीन्स समझते हुए कि आपको दोबारा से रिवाइज उसको ना पढ़ना पड़े। और जो क्वेश्चंस हैं इसके जो बड़े बड़े आएंगे तो वो डबल मीनिंग टाइप के आएंगे, कुछ आंसर्स आपको पैराग्राफ में मिलेंगे, कुछ हो सकता है ना भी मिलेंगे क्योंकि ये मेंस है। तो आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, एक रहेगा स्टोरी बेस्ड टाइप में, एक रहेगा थोड़ा सिचुएशन बेस्ड टाइप में, जैसे कि हमारी इकोनॉमी के बारे में या कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो नॉर्मली हमें समझ में लेट आती हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है थोड़ा। बट आप कोशिश कीजिए कि दोनों पैराग्राफ सबसे पहले कीजिए, भले ही आपको लगे कि ये टाइम ले रहा है बट टाइम लेने दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर सामने ही सामने दिखते जाएंगे और ये नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और उसके बाद जो चीजें आती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं आपको क्या अच्छा आता है। जैसे कि क्लोज टेस्ट है, अगर आता है किस्मत से आप वाले सेक्शन में तो बहुत अच्छी किस्मत है, ये थोड़ा इजी रहता है। उसके अलावा जैसे कि स्पेल चेक्स, एरर फाइंडिंग, पैराजंबल, इसमें से कौन सा सेक्शन आएगा कुछ जरूरी नहीं है कि ये सभी हर एक उसमें आए, किसी में कुछ और नहीं आएगा तो किसी वाले सेक्शन वाले एग्जाम में कुछ और नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट आपको इसमें से भी क्वेश्चन निकालने हैं और 30 क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। और इसका तरीका एक वही है जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया है, प्रैक्टिस। बैंक के एग्जाम में प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है, तो प्रैक्टिस बहुत कीजिए इन क्वेश्चंस की, है ना, इंग्लिश की खास करके। अब जो इस मेंस का जो सबसे एक बोलते हैं ना एक अच्छा पार्ट, या यूं कहिए कि मेंस को पास कराने वाला जो पार्ट है, जो सेक्शन है, वो है जनरल अवेयरनेस। अगर जिस भी कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस अच्छी है वो चाहे तो इनमें से 10-10 नंबर भी लेके आएगा तो भी पास हो जाएगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं। इसीलिए जनरल अवेयरनेस को अच्छे से करना है, सबसे लास्ट में आती है। इसके लिए मैंने आपको टीचर भी बताए थे, आप जिससे पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है, लेकिन पढ़िए ऐसे कि कम पढ़िए भले ही। जनरल अवेयरनेस का क्या फंडा है, इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक पार्ट जो ऊपर लिखा है करंट अफेयर्स, और दूसरा पार्ट जो है वो है बैंकिंग अवेयरनेस करंट। अभी आजकल की जो एग्जाम आते हैं एसबीआई के, खास करके एसबीआई आईबीपीएस के, उसमें क्या है जनरल अवेयरनेस में जो बैंकिंग का पार्ट है स्टैटिक बहुत कम आता है, बैंकिंग का जो करंट चल रहा है वो ज्यादा आता है। तो लास्ट के 6 महीने की जो करंट अफेयर्स है और लास्ट के 6 महीने की बैंकिंग करंट है, उन दोनों को अच्छे से रिवाइज करें। और लगभग 50-50% आता है इसमें से। रिवाइज करने का मेरा मतलब यह है बोलना कि आपने जिस भी टीचर से वीडियो देखे हैं, उस टीचर की जो वीडियो आपने देखे हैं उनको कम से कम एक वीडियो को आप, अगर आप डेली वाइज फॉलो कर रहे हैं तो डेली वाइज, वीकली कर रहे हैं तो वीकली, उनको कम से कम 10-10 बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज कैसे करना है, वीडियो को ऑन कीजिए, कान में लगाइए अपना ईयरफोन या जो भी ईयरबड्स जो भी है, और उसको सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए जो भी कुछ है। जब आप लेटे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनको शुरू कर दीजिए। आपके कान में कुछ तो है, जहां आपको लगता है कि चीजें लिखने लायक है, जैसे कि कुछ चीजें आएंगी कि कुछ स्टैटिक चीजें बताई जा रही हैं, टीचर बता रहे हैं, जैसे कि कोई कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी ऐसी बैंक को ओपन होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, तो वो सब चीजें लिख लीजिए। वो बार बार चीजें नहीं आती हैं, या फिर
कई चेयरमैन बदले हुए हैं या फिर आरबीआई की कोई ऐसी पॉलिसी आई है जो आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, तो उनको कहीं आप मार्क कर लें। किस लिए? कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम पे सुबह सुबह एक नजर डालने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि बहुत सी ऐसी ऐसी जो पॉलिसी बनाई जाती हैं उनमें कौन हेड है, या बहुत सी कमेटी बनती है आरबीआई की, वो किसके बाद हेडेड बाई कौन है, तो वो सब चीजें लिख लीजिए कहीं ना कहीं, है ना। तो उससे आपको फायदा रहेगा बाद में रिवाइज करने के लिए। और रही बात रिवीजन की, तो वीडियो ऐसे टीचर का देखिए जो वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाते हो लेकिन बताते ज्यादा हो। उससे क्या है कि कम टाइम का वीडियो होगा तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। और एक ही टीचर को फॉलो करें। जीए के आप 4 टीचर फॉलो करने से कुछ फायदा नहीं होगा। हर एक टीचर सेम चीजें पढ़ाते हैं, बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है। समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हैं। बस आपको करना क्या है, वो जो भी पढ़ाते हैं उसको एक बार आपको सुन लेना है। उसके अलावा पुराना जो आपने पढ़ा है कुछ ऐसा आप घर में टाइम टेबल बनाइए कि पुराने 5-5 वीडियो 6-6 वीडियो डेली रिवाइज करें, देखें। और हो सके तो जैसे कुछ टीचर क्या करते हैं, डेली वाइज बनाते हैं, फिर उनमें से ही इंपॉर्टेंट वीकली बनाते हैं और एक मंथली बनाते हैं। तो मंथली और वीकली वालों को आप रिवाइज करें। जो डेली वाले हैं उनको नॉर्मल करंट में देखें, है ना। तो उससे आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा। बाकी भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट ओनली करंट अफेयर्स के पीछे ना रहें। इस चीज का पक्का ध्यान रखें कि बैंकिंग करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आती है आजकल, और उसको समझना भी बहुत आसान नहीं है। यानी कि उसमें जो टर्म्स हैं वो हम पहले नहीं पढ़ते हैं। जो करंट अफेयर्स में तो हमारे कहाँ के सीएम, कहाँ के क्या चीजें, या कौन सी बुक्स, कौन से टाइगर रिजर्व वगैरह, ये सब हमने सुने हैं बचपन से। बट जो बैंकिंग की बातें हैं वो हमने बचपन से नहीं सुनी है। तो उनको आपको ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ज्यादा बार रिवाइज करना होगा, और वो बहुत आती हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसबीआई में या आईबीपीएस में अभी जो क्वेश्चंस आते हैं, खास करके जनरल अवेयरनेस में, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है। गलती से अगर आप जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जो इस टाइप के रहेंगे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन शायद ही मिलेंगे अब आपको क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे कि एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4-5 ऑप्शन होते ही हैं। तो 5 ऑप्शन में ऐसे होगा कि 3 तो ऑप्शन होंगे, बाकी के 2 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4। तो बहुत प्रॉब्लम होती है सिलेक्ट करने में। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में आधा अधूरा जानकारी है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे श्योरिटी के साथ, क्योंकि आपको मान लिया कि पहला वाला ऑप्शन तो कंफर्म हो रहा है कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, बट सेकंड वाला आपको जानकारी नहीं है। तो इसीलिए ऐसे पढ़ाई कीजिए कि हर एक टॉपिक के बारे में जिस टीचर ने विस्तार से बताया हो, भले ही लिखवाया ना हो बट बताया हो, क्योंकि बताई हुई चीजें हमें क्या है, याद रहती हैं। इसीलिए डीप में जाकर के पढ़िए। जितना भी पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ें और उसको रिवाइज अच्छे से करें, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो इसमें जो मेंस एग्जाम है, जिसका जनरल अवेयरनेस वीक है, वो एग्जाम पास कभी नहीं कर पाता है, खास करके हम एक्स सर्विसमैन। तो एसबीआई मेंस के लिए सबसे बड़ी टिप्स मेरी तरफ से यही है कि एसबीआई मेंस में जितना टाइम आप इन तीनों सब्जेक्ट को दे रहे हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, उससे डबल टाइम आप दीजिए जनरल अवेयरनेस, यानी कि इस सेक्शन को, ठीक है। क्योंकि बाकी तो आपने पढ़े हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आपके पास काफी जानकारी है, बस आपको तैयारी करनी है थोड़ा टफ क्वेश्चंस की। लेकिन ये आपने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसको आपको पढ़ना है बहुत ज्यादा। यानी कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट से बोर होते हैं तब रेस्ट ना करिए, ये ओपन कर लीजिए, है ना, करंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग करंट, और टीचर उसी से पढ़िए जो दोनों को पढ़ा रहे हैं। ओनली करंट अफेयर्स जो पढ़ा रहे हैं कोई फायदा नहीं है। आप आधा समझ पाएंगे, आधा भूल जाएंगे, और बाद में क्वेश्चन आपके होंगे टोटल मिला के 10, उसमें से भी 2-4 गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करके आने हैं कम से कम 25 प्लस, कम से कम बता रहा हूं मैं, उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। और अटेम्प्ट आंखें बंद करके नहीं करने हैं, आपको आने चाहिए, तभी आप मेंस क्वालिफाई हो पाएंगे। और एक बार मेंस क्वालिफाई हो गए तो इसके बाद ना आगे कोई झमेला है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपका सीधा सिलेक्शन है। तो दोस्तों आप लोगों को बस यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि मेंस के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना, और जो इंसान मेंस के लिए इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहा होगा उसका प्रीलिम्स कैसे भी बचेगा ही नहीं, वो प्रीलिम्स बड़े आराम से निकाल लेगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स के बारे में सोचना बंद कर दें, बस एक मॉक डेली लगाएं, बाकी अपने एग्जाम में जाएं खुशी खुशी और देते आ जाएं, आप पास हो जाएंगे। और मेंस को घर आके शुरू कर दें दोबारा से, ठीक है। मेंस को करना कैसे मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब भी आपको कोई डाउट रहता है
तो जो बोलते हैं ना एक रियल वाला डाउट अगर कोई भी है और रियल वाला कुछ भी आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा जिससे आपको सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।